ऑडियो 3 मानव प्रगति एवं पर्यावरण। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। सर्वविदित है कि जलाशयों की भीतरी सफाई का सारा उत्तरदायित्व मछली जैसे छोटे जलचरों का है। वे अपनी खुराक उस गंदगी को ही बनाते हैं जो पानी में इधर उधर से जमा होती है। मछलियाँ न हो तो पानी बहुत जल्दी सड़ जाएगा। कीटकनाशक दवाएं वर्षा के साथ घुलकर नदियों में पहुँचती है और वहां जाकर मछलियों के प्राण लेती है। ऐसी दशा में जलाशयों की गंदगी बढ़ती चली जाती है। इन दूरवर्ती दुष्परिणामों को देखते हुए हंगरी, स्वीडन और डेनमार्क आदि देशों ने डीडीटी पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस में एल्ड्रिन और डाइएल्ड्रिन पर रोक है। यह दवाएं फसल के कीड़े तो मारती है पर दूसरे ऐसे उपद्रव खड़े करती है जो कीड़ों से भी अधिक हानिकारक होते हैं। जापान में माताओं के दूध में शिशुघाती जहरीला डाइएल्ड्रिन पाया गया। निश्चित रूप से यह फसलों पर छिड़के जाने के बाद अन्न, शाक, फल अथवा पशु पक्षियों के मांस द्वारा माताओं के पेट एवं दूध में पहुंचा था। एल्फेल्फा निकोटिन, मेटसस, स्ट्रोक्स आदि रसायनों के बारे में यह अनुमान लगाया गया है कि वे शत्रु पक्षी कीटकों को मारती है और मित्र पक्ष को बचा लेती है, पर यह अनुमान गलत साबित हुआ। विनाश कार्य से शत्रु और मित्र पक्ष को लगभग समान क्षति पहुंची और वे सुरक्षात्मक परिणाम नहीं निकले जिनकी की आशा की गई थी। शहरों में सड़कों पर दौड़ने वाले द्रुतगामी वाहन, बिजली का प्रयोग, थोड़ी जगह में अधिक मात्रा में जलने वाली आग, घिचपिच में श्वास तथा शरीरों की गर्मी, कल कारखाने आदि कारणों से तापमान ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ा रहता है। बिजली के पंखे तापमान नहीं गिराते, केवल हवा को इधर से उधर घुमाते हैं। चुस्त एवं एक के ऊपर एक कपड़े लादने के फैशन ने शरीरों के इर्द गिर्द की गर्मी और भी अधिक बढ़ा दी है। सड़कों और बसों की धमस से गर्मी बढ़ी चढ़ी रहती है। पक्के मकान और पत्थर की सड़कों में तपन रहती ही है। इस बढ़े हुए तापमान में शहरों के निवासी अपनी स्वाभाविक शारीरिक क्षमता को गंवाते ही चले जाते हैं। कोलाहल का अन्य प्राणियों पर क्या असर होता है, इनका पता लगाने के लिए किए गए अनेक प्रयोगों में से एक कैलिफोर्निया की जीवन अनुसंधान संस्था द्वारा शार्क मछलियों पर किया गया था। संस्था के निर्देशक थियो ब्राडन ने बताया कि पानी में लाउडस्पीकरों के द्वारा तेज आवाज़ें दौड़ाई गई तो मछलियाँ उसे सुनकर आतंकित और विक्षिप्त हो उठी। वे एक दूसरे को इसका कारण समझकर आपस में हमला करने लगी और जब ध्वनि उन्हें असह्य हो गई तो चट्टानों से सिर पटक कर आत्महत्या कर बैठी। ऐसे ही प्रयोग फ्रांसीसी कोलिनिशिया केरी गिरोजा एटोस में भी किए गए। उनका भी निष्कर्ष यही था कि जल जीव असाधारण कोलाहल के बीच सामान्य जीवन नहीं बिता सकते। मोटरों की, कारखानों की, लाउडस्पीकरों की चिल्लाहट शहरों को ऐसे शोरगुल से भरती जा रही है जिसके परिणाम से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार लोग धीरे धीरे बहरे होते चले जाएंगे। उनके मानसिक, स्नायुविक और हृदय संबंधी रोग बढ़ सकते हैं। अंग्रेज लेखिका श्रीमती एलिजाबेथ हक्सले ने डीडीटी प्रभृति कीटकनाशक विषाक्त औषधियों के प्रयोग के खतरे से जनसाधारण को सावधान किया है। उनका कथन है कि पौधों पर छिड़के हुए रसायन अन्न, शाक एवं मांस के माध्यम से अंततः मनुष्य के शरीर में जा पहुँचते हैं और ऐसी हानि की जड़ जमाते हैं जो प्रारंभ में तो थोड़ी दिखती है पर पीछे भयानक संभावनाओं को जन्म दे सकती है। यह विषाक्त रसायन वर्षा के साथ घुलकर नदी, तालाबों और कुओं में पहुँचते हैं। तटवर्ती समुद्र के निकट यह जल पहुँचता है तो उस क्षेत्र की मछलियों में भी यह विष उत्पन्न हो जाता है। इन्हें खाने वाले लोग उस दुष्प्रभाव से बच नहीं सकते। श्रीमती हक्सले ने अपनी बात को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए पानी के, मांस के तथा अन्य प्रकार के सबूत संग्रह करके अपनी पुस्तकों में प्रकाशित किए हैं, जिसके लिए प्रयोग रूप में वे एक कृषि फार्म चलाती है पर कभी भी कीटकनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करती। राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में वातावरण को जीवन योग्य बनाए रहने की समस्या पर विचार करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था, उसका सम्मिलित स्वर यही था, हमारे पास एक ही पृथ्वी है, इसे जीने लायक बनाए रखना चाहिए। सम्मेलन का सुझाव था कि प्राकृतिक भंडारों का मितव्ययिता के साथ उपयोग किया जाए, प्रयोग की हुई वस्तुओं को पुनः काम के लायक बनाया जाए।
बढ़ते हुए शोर को रोका जाए और वायु एवं जल के बढ़ते हुए प्रदूषण को रोका जाए। जिस क्रम से हमारी तथाकथित प्रगति प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रही है, उसे दूरदृष्टि से देखा जाए तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि तात्कालिक लाभ में अंधे होकर हम भविष्य को घोर अंधकारमय बनाने के लिए आतुर हो रहे हैं। मनुष्य की बुद्धिमत्ता, शहरों की वृद्धि, साधनों की आबादी की वृद्धि में इस तरह अविवेक पूर्वक लगी हुई है कि इस तथाकथित प्रगति का अंत रोमांचकारी संकट के रूप में सामने आता दिखाई पड़ता है। आज प्रकृति को विषाक्त करके जो प्रगति खरीदी जा रही है, वह कल कितनी महंगी पड़ेगी इसका अनुमान न जाने क्यों नहीं लगाया जा रहा है। बुद्धिमान मानव जाने क्यों इतनी दूरदर्शिता का परिचय दे रहा है। विज्ञान ने मनुष्य को कितनी ही साधन सुविधाएं उपलब्ध कराई है और उसे पहले की अपेक्षा समृद्ध संपन्न बनाया है। उसकी शक्ति बढ़ी है और सामर्थ्य भी। विकास की गवेषणा करते समय वर्तमान शताब्दी को विज्ञान का युग कहा जाता है, परंतु इस विकास का एक और पहलू भी है, वह है वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग और उस आधार पर खड़ी की गई साधन सुविधाओं से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण। यह प्रदूषण हवा, पानी और खाद्य वस्तुओं को भी विषाक्त कर किस प्रकार मानव जीवन के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है, अब इस दिशा में भी गंभीरता से विचार किया जाने लगा है। उदाहरण के लिए वायु को ही ले, वह मनुष्य की ही नहीं, संसार के समस्त जीवित प्राणियों और वृक्ष वनस्पतियों के लिए आवश्यक तत्व है। संभवतः इसीलिए प्रकृति ने समस्त पृथ्वी मंडल को वायु से आच्छादित कर रखा है। एक सामान्य व्यक्ति दिन भर में लगभग 10 किलोग्राम वायु का सेवन करता है। यह मात्रा सारे दिन में ग्रहण किए गए अन्न और जल से 8 गुना अधिक है। इसी से प्रतीत होता है कि मनुष्य जीवन में वायु का महत्व समस्त खाद्य वस्तुओं से कितना अधिक है। अन्न और जल के अभाव में तो मनुष्य फिर भी कुछ समय तक रह लेता है, किंतु वायु के बिना तो कुछ ही क्षणों में उसके प्राण घुटने लगते हैं। इसके साथ ही यह भी तथ्य है कि जीवित रहने के लिए केवल अन्न और जल का होना ही पर्याप्त नहीं है। उसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए स्वच्छ और पौष्टिक भोजन चाहिए। वह न मिले तो भी कोई कठिनाई नहीं, किंतु कम से कम भोजन और पानी गंदा तथा सड़ा हुआ तो नहीं ही होना चाहिए। गंदा और सड़ा भोजन कर लेने से जी मचलाने लगता है और तत्काल मृत्यु हो जाती है। भोजन में और तरह की त्रुटियां हो तो उसके विष शरीर में घुलते रहते हैं तथा कुछ ही समय बाद अपनी दूषित प्रतिक्रिया शारीरिक मानसिक व्याधि के रूप में प्रकट करने लगते हैं। 8 गुना कम आवश्यक और सेवित दूषित अन्न के प्रदूषण की मात्रा से जब मनुष्य इतना प्रभावित हो सकता है, तब दूषित वायु मनुष्य के स्वास्थ्य पर कितना घातक दुष्प्रभाव डालती होगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। विश्व के मूर्धन्य विचारक और मनीषी अब इस समस्या पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और मान रहे हैं कि औद्योगिकरण तथा आधुनिक सभ्यता द्वारा मशीनी ढांचे में ढाली जा रही मनुष्य की जिंदगी जिन अभिशापों से त्रस्त हुई है, वायु प्रदूषण उनमें से एक है और संभवतः सबसे प्रमुख भी। अमेरिका की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तथा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के निदेशक का कथन है कि इन दिनों जिस गति से वायु प्रदूषण हो रहा है, यदि यह क्रम कुछ और वर्ष चलता रहा तो मनुष्य को मारने के लिए किसी बड़े युद्ध की अथवा आणविक अस्त्रों के उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वरन वायु प्रदूषण ही इस काम को पूरा कर देगा। वायु प्रदूषण के समान जल प्रदूषण भी संसार के सामने प्रतिदिन विकराल रूप धारण करता जा रहा है। ज़्यादातर नदियाँ कचरा बहाने वाली गटर बन गई है। लाखों लोगों का मलमूत्र ही नहीं, कारखानों से निकलने वाले विषैले रासायनिक तत्व भी नदियों में ही बहा दिए जाते हैं। देश की कई नदी झीलों की ऐसी दुर्दशा है कि उनका पानी पीने की बात तो दूर रही, किसी भी तरह के उपयोग के लायक नहीं रहा है। औद्योगिक क्रांति और दूरदर्शी प्रगति से जहाँ वायु और जल प्रदूषण की समस्याएं उपजी है, वही ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण तथा ब्रह्मांडीय पर्यावरण से छेड़छाड़ की घटनाओं में भी निरंतर अभिवृद्धि होती जा रही है। मानवीय सभ्यता ने अपने जीवन के आधार तत्वों को किस बुरी तरह दूषित किया है, उसके क्या दुष्परिणाम अब तक आ गए हैं और भविष्य कितना अंधकारपूर्ण है। विनाश की इस काली घटा को मात्र दर्शन के रूप में देखना संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरनाक सिद्ध होगा। वायु प्रदूषण एक अभिशाप। वायु प्रदूषण के परिणाम कितने घातक हो सकते हैं, इस संबंध में आए दिनों चर्चाएं तो चलाई जाती है, किंतु
उसकी रोकथाम के लिए कोई बड़े प्रयास कम ही किए जाते हैं। अमेरिका में प्रतिवर्ष 200 करोड़ टन दूषित तत्व वायु में मिलते रहते हैं। जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस और ब्रिटेन भी इससे पीछे नहीं है। इन देशों में तथा विश्व के अन्य दूसरे देशों में उत्पन्न होने वाला प्रदूषण वायु को इतना विषाक्त बना रहा है, उसमें इतने विषैले तत्व घोल रहा है कि यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा तो प्रदूषण के कारण पृथ्वी के भयंकर रूप से गर्म हो उठने की संभावना है और उस धुएं के कारण प्राणियों के घुट घुट कर मर जाने की आशंका है। यह आशंका तो जब पूरी होगी तब होगी, परंतु इन दिनों वायु प्रदूषण जनजीवन पर अपना बुरा प्रभाव डालने से नहीं चूक रहा है। उन्नत, विकसित और आधुनिक देशों के महानगरों की स्थिति देखी जाए तो प्रतीत होगा कि इस कारण वहाँ का जीवन आए दिन अस्त व्यस्त होता रहता है। पिछले दिनों BBC के एक प्रसारण में बताया गया कि लंदन की सड़कों पर नियुक्त ट्रैफिक पुलिस को अक्सर अपने चेहरे मास्क से ढकने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि वहाँ की सड़कों पर दौड़ने वाले वाहन इतना धुआं उगलते हैं कि कई बार दिन में ही धुंध छा जाती है। ट्रैफिक पुलिस के सिपाही यदि ऐसा न करे तो उनके लिए 5 घंटे खड़ा रहना मुश्किल हो जाए। यह धुआं आदमी को घुट घुट कर मरने के लिए जब बाध्य करेगा तब करेगा, किंतु इसके दुष्प्रभाव विभिन्न रूपों में जनस्वास्थ्य से अभी ही खिलवाड़ करने लगे हैं। जापान में 100 व्यक्तियों के पीछे एक व्यक्ति अनिवार्य रूप से ब्रोंकाइटिस का रोगी है। इसका कारण और कुछ नहीं, यह धुआं ही है जिसे मोटर कारें, रेलगाड़ियों और कल कारखानों की चिमनियां निरंतर उगलती रहती है। बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण कई मानसिक रोग, कैंसर, हृदय रोग तथा यक्ष्मा जैसे राज रोग भी बढ़े हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान समिति के अनुसार इन रोगों की बाढ़ का एक बड़ा कारण हवा में घुला हुआ यह जहर है। जर्मनी के उद्योग धंधे प्रतिवर्ष 2 करोड़ टन विषाक्त द्रव्य हवा में उड़ाते हैं। इनमें कोयला और तेल जलाने से उत्पन्न हुई गैस तथा जमीन खोदकर इन पदार्थों को निकालते समय उड़ने वाली गैस प्रमुख है। अमेरिका से प्रकाशित होने वाली पत्रिका डाइव मैगजीन में बताया गया है कि साल भर में इतना धुआं उगल देती है कि उसके कार्बन डाइऑक्साइड से ईसाइयों के प्रसिद्ध चर्च सेंट पॉल का गुंबद 2 बार, कार्बन मोनोऑक्साइड से 3 कमरों वाला बंगला 9 बार तथा नाइट्रोजन से एक डबल डेकर बस 2 बार भरी जा सकती है। कार द्वारा 7 वर्ष में उगले गए धुएं का यदि शीशा छान लिया जाए तो वह एक गोताखोर के सीने ढकने के लिए बनाए जाने वाले बख्तर के लिए पर्याप्त होगा। यह नापतोल तो एक कार से उत्पन्न होने वाली विषाक्त तत्वों के बारे में है, जबकि इस समय विश्व भर में करोड़ों कारें हैं। अकेले ब्रिटेन में 1.5 करोड़ कार और मोटर गाड़ियां हैं। अमेरिका के संबंध में तथ्य यह है कि वहाँ कारों का उत्पादन बच्चों से भी ज़्यादा होता है। जितनी देर में वहाँ 5 बच्चे पैदा होते हैं, उतनी देर में वहाँ 7 नई कारें बनकर तैयार हो जाती है। वहाँ के प्रसिद्ध समाचार पत्र वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि पिछले वर्ष केवल कार मोटरों द्वारा 3 लाख टन धुआं वायुमंडल में छोड़ा गया। एक तथ्य यह भी है कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन वायु प्रदूषण के लिए 70% जिम्मेदार है, जबकि बाकी 30% वायु प्रदूषण कल कारखानों और छोटी बड़ी फैक्ट्रियों द्वारा होता है। इन स्रोतों से हवा में घुलने वाला विष मानव स्वास्थ्य पर तो प्रभाव डालता ही है, अन्य जीव जंतुओं को समान रूप से प्रभावित करता है तथा प्राकृतिक स्रोत को भी गंदा और जहरीला बनाता है। रोम की राष्ट्रीय अनुसंधान समिति के निर्देशक रॉबर्ट पेसिनो ने समिति द्वारा आयोजित पर्यावरण विषय पर एक सेमिनार में कहा है कि औद्योगिकरण के साथ जो खतरे जुड़े हैं उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके कारण मानव स्वास्थ्य की समस्या तो विकट होती ही जा रही है, पृथ्वी पर विद्यमान जीवन के लिए भी गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा है। उल्लेखनीय है कि औद्योगिक कारखाने निरंतर 3000 तरह के जहर अपनी चिमनियों से वायुमंडल में उगलते हैं। इसके कारण जर्मनी की 130 लाख एकड़ जमीन पर स्थित वन संपदा नष्ट होती जा रही है। स्विट्जरलैंड में इन दिनों कपड़ा मिलों की संख्या पिछले 25 वर्ष पूर्व की संख्या से 4 गुनी हो गई है। उनके कारण आसपास की वन संपदा श्रीहीन होती जा रही है। इन कारखानों से बहाई गई गंदगी आसपास की नदियों और झीलों को तो विषैला बनाती ही है। उन नदियों और झीलों का पानी किनारे लगे पेड़ों को भी जहर पिलाता है।
फलस्वरूप उनकी आयु कम होती जाती है। वायु में से जीव जंतुओं के लिए अनुपयोगी तथा विषैले तत्वों का अवशोषण करने की क्षमता भी कम हो जाती है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों का कथन है कि पिछले कुछ वर्षों में ही 3.5 खरब टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ी गई। यह विषैली गैस जलवायु पर बुरा असर डाल रही है। वायुमंडल में इन गैसों का एक आवरण बन जाता है। सूर्य की गर्मी उस गैस आवरण को बेध कर पृथ्वी तक ले आती है, किंतु पृथ्वी से उत्सर्जित किया जाने वाला अतिरिक्त ताप उस आवरण को बेध कर वापस नहीं जा पाता। परिणाम यह होता है कि वह गर्मी पृथ्वी के वायुमंडल में ही बंद कर रह जाती है। यदि यही क्रम रहा तो अगले दशक तक वायुमंडल का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा और इस बढ़े हुए तापक्रम के कारण ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ पिघलना आरंभ हो सकती है। यदि सचमुच ध्रुवों की बर्फ पिघलने लगेगी तो उससे समुद्र का पानी बढ़ेगा और सागर तट पर बसे हुए अनेक नगरों का पानी में डूब जाने की संभावना है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण खंड प्रलय जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं।